हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा जाएगा कि यह जो माइक्रोब्स हैं यह किस तरह से हमारे लिए लाभकारी हैं, ये हमें जानना है। और देखिएगा, बोर्ड एग्जाम का एक कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से आता है कि माइक्रोब्स का हाउस होल्ड यूज और इंडस्ट्रियल एडवांटेज क्या है। ये कंफर्म क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों का घरेलू महत्व और औद्योगिक महत्व स्पष्ट कीजिए कि यह माइक्रोब्स जो हैं यह हमारे लिए किस तरह लाभकारी हैं, यह हमें सिद्ध करना होता है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले बताने वाला हूं कि सूक्ष्म जीव किस तरह से घरेलू उत्पाद बनाने में लाभकारी हैं। घरेलू उत्पाद में सबसे पहला चीज मैं जो बताऊंगा इसमें है कि दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में, और देखिएगा दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है जबकि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और दूध से दही बनाने के लिए हमें लैक्टोज शुगर का ऑक्सीडेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। और लैक्टोज शुगर का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम किस किस बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं ये समझिएगा। इसमें बैक्टीरिया यूज किया जा सकता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फिर उसके बाद से लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, फिर से स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, फिर है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। यह जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया का यूज करके हम लोग दूध से दही बना सकते हैं। और दूध से दही जो हम बना रहे हैं वह हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है ये समझिएगा। दूध जो है, सबसे पहले ये जानना है कि दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है, जबकि दही में लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है, लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। दूसरा चीज आपको जानना होता है बाबू कि दही जो है, दही में विटामिन B12 की मात्रा, विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है। फिर हमें जानना है कि दही में उपस्थित बैक्टीरिया दही में उपस्थित बैक्टीरिया हमारे शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। देखिए बाबू, हम दूध से दही बना रहे हैं तो उस दही का क्या क्या लाभ है ये समझिए। तो दही में हमें लैक्टिक एसिड मिल जा रहा है। दूसरी चीज कि दही में विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा है। और तीसरी चीज कि दही में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं वह हमारे शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। क्लियर है। दही जमाने के लिए देखिएगा जो तापमान यूज किया जाता है वह तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन किया जाता है। और उसमें इन बैक्टीरिया को जामन के रूप में यूज किया जा सकता है, इनाकुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला महत्व, घरेलू महत्व हमारे लिए जो है वह है दूध से दही बनाने में, और क्या क्या उसका एडवांटेज है वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। ठीक है।
देखिए बाबू, दूसरा एडवांटेज है इसका ब्रेड बनाने में, इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए सहायक हैं ये समझिएगा। देखिएगा, एक ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नामक कवक को गेहूं के आटे में गूंद कर छोड़ देते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नामक ईस्ट को, कवक को आटा होगा गेहूं का आटा, गेहूं के आटे में उसको गूंथ कर उसको छोड़ देना। होता क्या है कि गेहूं में उपस्थित जो स्टार्च होता है वो, उस स्टार्च को, यह जो ईस्ट है, इस ईस्ट में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम उसको माल्टोज में तोड़ देता है। वो किसमें तोड़ता है? माल्टोज में। और यह जो माल्टोज है, इस माल्टोज को एंजाइम है माल्टेज, और यह एंजाइम भी इसी ईस्ट में पाया जाता है। यह माल्टेज एंजाइम माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ देता है, और फिर जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज के ऊपर जाइमेस एंजाइम फंक्शन करता है, और यह जाइमेस एंजाइम भी प्रेजेंट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में। और यह जाइमेस एंजाइम इस ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस के रूप में वहां से बाहर निकलता है, और गैस के रूप में जब ये बाहर निकलता है तो उस समय आटे को स्पंजी बना देता है, मुलायम बना देता है। और आटा स्पंजी और मुलायम हो जाने के बाद उस आटे से बड़ी आसानी से ब्रेड बना लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? गेहूं का आटा लेंगे और उस आटे में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नामक कवक मिलाएंगे, उसको गूंथ के छोड़ देंगे। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी में एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम और जाइमेस एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम गेहूं में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, उस माल्टोज के ऊपर माल्टेज एंजाइम क्रिया करता है, उसको ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज पर जाइमेस एंजाइम क्रिया करता है और उसको एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट के साथ उस आटे से बाहर निकल रहा होता है, और निकलते समय आटे को स्पंजी बना देता है, मुलायम बना देता है, उसको ढीला कर देता है, और इसके बाद बड़ी आसानी से उस आटे से ब्रेड बनाया जाता है, जो कि ब्रेड बहुत अधिक फूलता है। ठीक है, चलिए 2 इंपॉर्टेंस हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो इडली डोसा बनाने में इडली डोसा बनाने में, इडली व डोसा बनाने में, देखिए इसका भी कहानी वही है। इसमें क्या है, इसमें हम उपयोग करते हैं दाल तथा चावल का, दाल तथा चावल के आटे में, दाल तथा चावल के आटे में ल्यूकोनास्टक, देखिएगा बैक्टीरिया का नाम है ल्यूकोनास्टक, तथा स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस नामक जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस नामक जीवाणु को मिलाकर गूंथते हैं। ध्यान दीजिएगा,
अभी इसके पहले ऐसे ब्रेड बना रहे थे तो ब्रेड में गेहूं का आटा यूज कर रहे थे, लेकिन इडली डोसा बनाते समय हम चावल और दाल का आटा लेंगे जिसको बेसन कहा जाता है। चावल और दाल का आटा लेकर के उसमें जो बैक्टीरिया मिलाएंगे वो ल्यूकोनॉस्टक मिलाएंगे, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस मिलाएंगे, और इस बैक्टीरिया को मिलाने के बाद गूंथेंगे। इसमें क्या होगा, किण्वन होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, और फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो CO2 रिलीज होगा, उस CO2 के रिलीज होने से जो आटा होगा वह ढीला हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा, और उस आटे से तब इडली डोसा बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रयोग देखते हैं। इसमें एक चीज और आपको बता दें कि वर्तमान में इन बैक्टीरिया का यूज न करके इनो का उपयोग हो रहा है। इनो का उपयोग होता है, यानी कि जो इनो है वह इनो को अगर हम मिला के आटे में गूंथ दें तो वह इनो भी CO2 प्रोड्यूस कर देगा, जिसके वजह से आटा ढीला होगा, स्पंजी होगा, मुलायम होगा, और तब भी हम इडली डोसा बना पाएंगे इनो का हेल्प लेकर के। ठीक है, चौथा महत्व है वो पनीर बनाने में। पनीर बनाने में देखिए, मैं बैक्टीरिया का नाम बस लिख रहा हूं, प्रोपेनियोबैक्टीरियम, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई, प्रोपेनिबैक्टीरियम सार्मेनियाई, फिर है जियोट्राइकम, फिर है स्ट्रेप्टोकोकस लिक्यूफेसियन, स्ट्रेप्टोकोकस लिक्यूफेसियन, फिर बैक्टीरिया है, और भी बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया पहला, यह दूसरा, और ये तीसरा। यह जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया की सहायता से दूध को फाड़ा जाता है, और दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाता है, और दूध से पनीर बनाने में भी हमारे लिए सूक्ष्मजीव सहायक हैं। और कौन से बैक्टीरिया वहां यूज हो रहे हैं, इस बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिएगा। देखिएगा, सैकड़ों किस्में हैं पनीर की, और पनीर की अलग अलग वैरायटी जो हैं उसको बनाने के लिए अलग अलग सूक्ष्मजीवों से हम उस पनीर का निर्माण करते हैं। दूध से पनीर बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के पनीर बनते हैं। कोई पनीर होता है हार्ड होता है, कोई सेमी सॉलिड होता है, कोई ज्यादा स्पंजी होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो पनीर के टाइप्स हैं इनको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से दूध को फाड़ा जाता है। ठीक है, 4 महत्व हो गया। 5वां महत्व देखिएगा भाऊ, पांचवा महत्व है टोडी बनाने में। ये टोडी क्या है थोड़ा समझेंगे। दक्षिण भारत में ताड़ के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं, और ताड़ के वृक्ष के तने में चीरा लगाकर जो स्राव प्राप्त होता है, उस स्राव का किण्वन कराया जाता है सूक्ष्मजीवों की सहायता से, और किण्वन कराने के बाद जो पेय पदार्थ बनता है उस पेय पदार्थ को टोडी कहा गया है। हमारे देहात में ताड़ी कहा गया उसको। और यह जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, चीरा लगा रहे हैं, उससे जो निकल रहा है स्राव, उस स्राव को सूक्ष्मजीवों की सहायता से किण्वित करते हैं, उसका किण्वन कराते हैं, और किण्वन कराने के बाद जो पदार्थ बन रहा है उस पदार्थ को वहां पर टोडी नाम से जाना जाता है, और टोडी बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको और एक चीज बताएं कि सोयाबीन प्रोडक्ट बनाने में, सोयाबीन उत्पाद बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग हो रहा है। और सोयाबीन उत्पाद में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेम्पेह एक उत्पाद है जो इंडोनेशिया में इसका सेवन किया था सबसे अधिक। इंडोनेशिया में टेम्पेह को सोयाबीन का किण्वन करके प्राप्त किया जाता है। वैसे ही जापान वाले हैं, चाइना वाले हैं,
यह भी सोयाबीन का किण्वन कराते हैं। और किस तरह का वो वहां पे डिश बना रहे हैं, तो जापान वाले बनाते हैं टोफू, टोफू के नाम से फेमस है। सोयाबीन का किण्वन करके वहां पर खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। और चाइना वाले सोफू बनाते हैं, ये उन सबों का डिश है, ऐसा ही डिश सब खाता है सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक महत्व क्या है। ये तो था घरेलू महत्व। घरेलू महत्व के बाद औद्योगिक महत्व को समझा जाए कि सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक महत्व क्या है। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक महत्व, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व में सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल के निर्माण में, एथिल अल्कोहल के निर्माण में। देखिएगा, अभी मैं एक सूक्ष्म जीव का नाम ले रहा था, ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। कौन सा? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। यह जो ईस्ट है, इस ईस्ट में उपस्थित एंजाइम की सहायता से हम बड़ी आसानी से कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं। आपको भी बता रहे थे कि इस ईस्ट में एमाइलेस एंजाइम है, इनवर्टेस एंजाइम है, जाइमेस एंजाइम है, माल्टेस एंजाइम है। और इन एंजाइम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का कोई भी अवयव हमारे पास हो, बड़ी आसानी से हम उससे एथिल अल्कोहल बना लेते हैं। और जो एथिल अल्कोहल बनता है उसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। बहुत सबसे पहले तो उस एथिल अल्कोहल से पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, बियर बनाया जाता है, विस्की बनाया जा रहा है, ब्रांडी बनाया जा रहा है, वोदका बनाया जा रहा है, फेन बनाया जा रहा है। और ये जितने पेय पदार्थ बन रहे हैं, ये सभी पेय पदार्थ में एथिल अल्कोहल की अलग अलग मात्रा उपस्थित होती है। एथिल अल्कोहल अलग अलग मात्रा में उपस्थित है इन अलग अलग पेय पदार्थों में। बियर जो है, बियर को बनाने के लिए जौ के रस का प्रयोग किया जा रहा है, ब्रांडी बनाने के लिए फलों का रस यूज किया जा रहा है, बिस्की बनाने के लिए अनाज यूज किए जा रहे हैं, सेब से वोदका बन रहा है और काजू से फेन बन रहा है। और ये जो पेय पदार्थ हैं, इन पेय पदार्थ को में एथिल अल्कोहल की मात्रा अलग अलग कंपोजिशन में प्रेजेंट है। यह जो एथिल अल्कोहल है, इसका मुख्य महत्व जो है, यह मेडिसिन बनाने में, औषधि बनाने में विलायक के रूप में सबसे अधिक उपयोग होते हैं एथिल अल्कोहल। फिर ये जो एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल से जितने कफ सिरप हैं उनका निर्माण हुआ है। एथिल अल्कोहल का उपयोग सैनिटाइजर के रूप में भी हो रहा है। और ये बन रहा है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट से। कैसे बन रहा है कि अगर स्टार्च कंटेनिंग सबस्टांस है, तो स्टार्च कंटेनिंग सबस्टांस पर एंजाइम वर्क करता है एमाइलेस, और वह एमाइलेस इसको माल्टोज में तोड़ रहा है। जो माल्टोज बन रहा है, वह माल्टोज के ऊपर माल्टेस एंजाइम एक्शन कर रहा है, और यह माल्टोज बदल जा रहा है ग्लूकोज के 2 मोल में। और ये जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज पर जाइमेस एंजाइम एक्शन करता है, और तब बनता है 2C2H5OH माने एथिल अल्कोहल और 2CO2। तो एथिल अल्कोहल का निर्माण जो है वह सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट की सहायता से होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज में माइक्रोब्स सबसे अधिक सहायक हैं एथिल अल्कोहल के निर्माण में। दूसरा चीज, एथिल अल्कोहल के बाद एंटीबायोटिक बनाने में, ध्यान दीजिएगा, एंटीबायोटिक निर्माण में, एंटीबायोटिक निर्माण में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक।
तो सबसे पहले हम ये जाने कि एंटीबायोटिक है क्या। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिजैविक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और बायोटिक वर्ड लिया गया है लाइफ से, यानी कि वह रसायन जो जीवन के विरुद्ध कार्य करती हैं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अगेंस्ट लाइफ, जीवन के खिलाफ। अब आप सोच रहे होंगे हमारे जीवन के खिलाफ, तो हमारे जीवन के खिलाफ वही रसायन अगर अधिक मात्रा में यूज कर लिया तो हमारा जीवन भी वो समाप्त कर देगा। लेकिन हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव प्रवेश किए हैं, उन सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध कार्य करने वाले जो रसायन हैं उनको एंटीबायोटिक कहा गया है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो 1928 में, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैज्ञानिक का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने फर्स्ट एंटीबायोटिक को 1928 में बनाया। उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन था। और पेनिसिलिन को किससे बनाया गया था बाबू, तो उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से, कवक से बनाया गया पेनिसिलिन को। और यह पेनिसिलिन जो था वह स्टेफाइलोकोकस, ध्यान दीजिएगा, यह पेनिसिलिन वर्क करता था स्टेफाइलोकोकस ओराइजी, ऑरिकस लिख लीजिए। स्टेफाइलोकोकस ऑरिकस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता था पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया 1928 में। और इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज उनको मिला है 1945 में। तो एंटीबायोटिक बनाने में सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सहायक हैं। आज लगभग 7000 से ज्यादा एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हैं देश में। 7000 से अधिक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक। और यह एंटीबायोटिक जितने बने हैं यह सभी किसी ना किसी सूक्ष्म जीव की सहायता से ही बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो हैं वह एंटीबायोटिक बनाने में लाभकारी है। ठीक है, इसके बाद अगला महत्व देखते हैं वो, एंजाइम्स के निर्माण में। एंजाइम्स के निर्माण में देखिएगा, सूक्ष्म जीव जो हैं, सूक्ष्म जीवों से अनेकों प्रकार के एंजाइम बनाए जाते हैं जो हमारे लिए काफी लाभकारी सिद्ध होते हैं। जैसे एंजाइम्स में एक एंजाइम्स का मैं नाम लिख रहा हूं, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम, यह जो एंजाइम है, इस एंजाइम को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया। वो किससे प्राप्त किया गया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और यह जो एंजाइम है, इस एंजाइम का उपयोग रक्तवाहिनियों में रक्त का थक्का हटाने के लिए किया जाता है। रक्त का थक्का हटाने में उपयोग किया जाता है। क्या समझना है भाऊ, कि स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम जो है, इस एंजाइम को प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की सहायता से। और यह जो एंजाइम है, यह एंजाइम अगर अगर रक्त वाहिनियों में कहीं रक्त का थक्का जमा है तो उस थक्का को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम का। ठीक है, अगला एंजाइम मैं बता रहा हूं, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो एंजाइम है, इसको प्राप्त किया गया है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया नहीं है, ये कवक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया गया है साइक्लोस्पोरिन को, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है।
इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव रसायन है और इसका उपयोग बाबू अंग प्रत्यारोपण आर्गन ट्रांसप्लांट जब किसी व्यक्ति में हो रहा होता है तो आर्गन ट्रांसप्लांट के रोगियों में इस औषधि का उपयोग किया जाता है जो इम्यूनोसप्रेसिव रसायन के रूप में कार्य करता है, उनकी प्रतिरक्षा को बेहतर बनाए रखने में कारीगर होता है। ठीक है, अगला इसका जो एंजाइम है बाबू वो मैं बता रहा हूं लाइपेस एंजाइम। लाइपेस एंजाइम को प्राप्त किया जाता है कैंडिडा लिपोलिटिका, कैंडिडा लिपोलिटिका नामक बैक्टीरिया से लाइपेस एंजाइम प्राप्त किया जाता है और यह लाइपेस एंजाइम वसा का पाचन कराता है, वसा का पाचन कराने में सहायक है चाहे उपयोगी है, वसा का पाचन कराने में उपयोगी है लाइपेस एंजाइम। और उस लाइपेस एंजाइम को प्राप्त किया जाता है कैंडिडा लिपोलिटिका बैक्टीरिया से। ऐसे ही आपको एक और चीज बताएं, स्टेटिन एक रसायन है जिस रसायन को प्राप्त किया गया है मोनोस्कस परप्यूरियस नामक कवक से। ध्यान दीजिएगा, मोनोस्कस परप्यूरियस नामक कवक से एक रसायन प्राप्त किया गया है, नाम है स्टेटिन। और इस स्टेटिन का उपयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ रहा है तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए एक रसायन यूज होता है स्टेटिन, और उस स्टेटिन रसायन को बनाने के लिए मोनोस्कस परप्यूरियस नामक कवक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब था औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व के बाद बाबू एक हेडिंग दिया है आपके बुक में, इसी लेसन में है कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। वहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव, वहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव। देखिए बाबू, सबसे जरूरी तो है ये जानना कि वहितमल कहते किसको हैं। वहितमल क्या है? बड़े बड़े शहरों तथा कस्बों में घरों से निकलने वाला मनुष्यों का मल तथा नालियों में बहने वाला गंदा पानी सम्मिलित रूप से वहितमल कहलाता है। और इस वहितमल को डायरेक्टली किसी भी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है। प्रवाहित करने से पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। और इसके उपचार के 3 स्टेज होते हैं बाबू। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार, जो कि फिजिकल ट्रीटमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, भौतिक उपचार भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि वहितमल को छान कर, चाहे सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जो भी अपशिष्ट बाहर करने योग्य होता है उसको बाहर कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है यही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जा रहा है। और जैविक उपचार में क्या किया जाता है कि वहितमल का सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन कराया जाता है, क्योंकि वहितमल में अधिकांश पदार्थ ऐसे होते हैं जो जैव अपघटनी होते हैं। वहितमल में उपस्थित जैव अपघटनी पदार्थों को एरोबिक बैक्टीरिया की सहायता से, वायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया जो हैं, उन बैक्टीरिया की सहायता से इनका अपघटन कराया जाता है। और अपघटन कराकर यह जिन अवयवों से बने हैं उन्हीं अवयवों में तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद हम केमिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तृतीयक उपचार का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टर्शियरी जो ट्रीटमेंट होता है इसको केमिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, जो रसायनों की सहायता से ट्रीट किया जाता है। तो हमें यह जानना है कि जो माइक्रोब्स हैं वह माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं।
जो सीवेज पावर प्लांट बने हैं, सीवेज प्लांट जो बने हैं, उन सीवेज प्लांट में सूक्ष्म जीवों की सहायता से सीवेज में उपस्थित जितने बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैव अपघटनीय उत्पाद होते हैं, उनको अपघटित कराया जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से। तो हम ये कह सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट में भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट के बाद एक और टर्म दिया है आपके बुक में कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है? तो सबसे पहले आपको बताया जाए कि यह बायोगैस है क्या। बायोगैस को ही गोबर गैस कहा गया है। देखिएगा, बायोगैस का अगर कंपोजिशन कहा जाए कि बायोगैस में क्या क्या होती हैं, तो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, H2S, अन्य गैसें उपलब्ध होती हैं। इसमें जो मीथेन है, मीथेन का परसेंटेज लगभग 50 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25 से 35%, हाइड्रोजन जो है 1 से 5% और बाकी जो है वो नाइट्रोजन और H2S इत्यादि गैसें होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि गोबर गैस का मुख्य कंपोजिशन क्या है? मीथेन है। और गोबर गैस को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया उपयोग होते हैं, इन बैक्टीरिया को कहा गया है मेथेनोजेन बैक्टीरिया। मेथेनोजेन बैक्टीरिया, यह मेथेनोजेन बैक्टीरिया मुख्य रूप से रूमिनेंट एनिमल्स जो है वो, रूमिनेंट एनिमल्स, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशुओं के आहार नाल में पाए जाते हैं मेथेनोजेन बैक्टीरिया। और यह मेथेनोजेन बैक्टीरिया कुछ मात्रा में गोबर में भी उपलब्ध होते हैं। तो गोबर का अपघटन कराया जाता है मेथेनोजेन बैक्टीरिया की सहायता से। तो गोबर से मीथेन मुख्य रूप से उत्पन्न होता है और वही मीथेन अन्य गैसों के साथ मिलकर बायोगैस का रूप ले लेता है। और बायोगैस के उत्पादन में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? मेथेनोजेन बैक्टीरिया। और वह मेथेनोजेन बैक्टीरिया उपलब्ध है जुगाली करने वाले पशुओं के आहार नाल में। ठीक है। चलिए, अब ये जो बायोगैस है, ये बायोगैस इतना लाभकारी क्यों है, थोड़ा ये जान लिया जाए। देखिएगा, सबसे पहला चीज तो बायोगैस का लाभ ये है कि जितना हमारे पास कूड़ा करकट था, वो कूड़ा करकट गोबर वगैरह से जो है कि हम गैस बना लिए। तो हम तो सबसे पहले पोल्यूशन को दूर करने में इसका यूज कर ले रहे हैं। दूसरी चीज ये है बाबू कि यह जो बायोगैस है, यह बायोगैस इको फ्रेंडली है। इसका एनवायरमेंट पर, एटमॉस्फेयर पे कोई विशेष प्रभाव नहीं है। तीसरा चीज कि इसके प्रोडक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है, वह बाई प्रोडक्ट भी हम खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और चौथा चीज कि इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए हम कर सकते हैं, इसका उपयोग रोशनी उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो बायोगैस का यूज भी याद रखेंगे किस तरह से यह बायोगैस हमारे लिए लाभकारी है। इसके बाद एक टर्म दिया है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैव नियंत्रक कारक के रूप में जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। देखिएगा, आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जो खेती हो रहा है, खेती को नुकसान पहुंचाने के लिए कीट, पीड़क माने पेस्ट, ये सब अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो जा रहे हैं और यह फसल को नष्ट कर देते हैं। पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम उनको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का यूज करते हैं और उन रसायनों के उपयोग से विभिन्न तरह की अन्य समस्याएं जनरेट हो रही हैं। तो उन समस्याओं से बचने में भी सूक्ष्मजीव हमारे लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। किस तरह सिद्ध हो रहा है ये थोड़ा समझिएगा। एक बैक्टीरिया है, नाम है बैसिलस थ्यूरियनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरियनजेनेसिस
बैसिलस thuringiensis यह एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में पाया जाता है क्राई प्रोटीन। और यह जो क्राई प्रोटीन है बाबू, यह क्राई प्रोटीन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सक्षम है। तो किया क्या गया है, बैसिलस thuringiensis का क्राई प्रोटीन बनाने वाला जीन कुछ पौधों के जीन के साथ जोड़ दिया गया और जिन पौधों के साथ इसका जीन जोड़ा गया उन पौधों को बीटी क्रॉप्स या फिर बीटी प्लांट कहा गया, बीटी पौधा कहा गया है। और जितने बीटी पौधे होते हैं, यह बीटी पौधे स्वयं से किसी भी इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने में सक्षम होते हैं। और जब पौधा स्वयं ही किसी पेस्ट, इंसेक्ट को मारने में सक्षम होगा तो हमें किसी तरह के अलग से रसायन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह सूक्ष्म जीव हमारे लिए इस प्रकार भी सहायक हैं कि हम पौधों को नेचुरली वह क्षमता प्रोवाइड करा सकते हैं कि वह इंसेक्ट को, पेस्ट को किल कर सकें। और उसके लिए बैक्टीरिया कौन सा यूज कर रहे हैं, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। उसमें पाया जाने वाला क्राई प्रोटीन का जीन निकाल करके पौधों के जीन के साथ जोड़ा गया बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, और अब वह पौधा नेचुरली सक्षम हो गया इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार भी यूज हो रहे हैं माइक्रोब्स हमारे लिए। अगला एक लास्ट टॉपिक बचा है बाबू लेसन का, कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्मजीव, बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्मजीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। देखिएगा, ये जो माइक्रोब्स हैं यह फर्टिलाइजर के तरह भी कार्य कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, आप लोग नाम सुने होंगे राइजोबियम बैक्टीरिया का। किसका, राइजोबियम का। यह राइजोबियम दलहन पौधों की जड़ों के साथ सहजीविता संबंध में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम करता है और यह नाइट्रेट पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और पौधों का मुख्य भोजन नाइट्रोजन है जो उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने का काम करता है ये राइजोबियम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइजर के रूप में कार्य कर रहा है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कि लिविंग्स, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर्स की तरह बिहेव कर रहा है, फर्टिलाइजर जैसा काम कर रहा है। और ऐसे फर्टिलाइजर्स के रूप में हम देख सकते हैं किसको, राइजोबियम को। दूसरा चीज आपको पता होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में यह जो बैक्टीरिया, इसमें नाम लिख दे रहा हूं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। यह जो बैक्टीरिया है यह अमोनिया और अमोनियम को मुख्य रूप से नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। जो पौधे बड़ी आसानी से ग्रहण करते हैं उनका पोषण उनको आसानी से उपलब्ध हो पाता है इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। तीसरा चीज आपको बता दूंगा वो कि नॉस्टक और एनाबीना, नॉस्टक एंड एनाबीना, यह जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नील हरित शैवाल हैं, यह भी पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके उपलब्ध कराते हैं। फिर इसके बाद माइकोराइजा, माइकोराइजा जो है यह सॉइल से फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवण को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ जो फास्फेट बैक्टीरिया हैं अपने मेटाबॉलिज्म से जो फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं वह पौधों को प्रदान कराते हैं। और इस तरह यह सभी सूक्ष्मजीव बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो आपका ये लेसन में जितना टॉपिक था मैंने कवर किया। आप इस टॉपिक्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम का एक कंफर्म क्वेश्चन यहां से आना है बहुत। ठीक है, धन्यवाद।